हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वहीं वांग जी को ये रियलाइज़ हो गया था कि वो छोटे से बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए वह विंग का खातिरदारी करने लगा था। उसे गिल्ट हो रहा था कि उसके कारण विंग की तबीयत ख़राब हो गई। वो विंग का बहुत अच्छे से देख रेख करता है और विंग को होश आने के बाद वो खुद ही विंग को अपने गोद में घुमाने लगा था, इधर उधर करके बातें कर रहा था। विंग पहले तो उससे बातें नहीं कर रहा था, वो उसे इग्नोर कर रहा था, पर धीरे धीरे वो भी उससे बातें करने लग गया था। पर उसकी तबीयत खराब होने के कारण वो ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा था। वहीं वांग जी विंग को लेकर बाहर घुमा रहा था, जिसे देखकर मैडम लैन उसके पास आती है और वो विंग को अपनी गोद में लेने की कोशिश करती है। पर विंग वांग जी को छोड़ के जाना नहीं चाहता था। वहीं वांग जी को भी विंग को अपने गोद में लेकर अच्छा फील हो रहा था, इसीलिए वो अपनी माँ को कह देता है कि नहीं, आप अपना काम कर लीजिए, मैंने विंग को संभाला हुआ है। ये सुनकर मैडम लन एक शाय करती है और फिर वो वांग जी को कह देती है कि ठीक है, अगर तुम्हें थकावट हो तो मुझे बुला लेना। ये सुनकर वांग जी ने भी अपना सर हिलाया था और मैडम लन उसके बाद अपना काम करने के लिए चले गई थी। वहीं विंग विंग वांग जी के बाहों में ही अभी बैठा हुआ था और वो वांग जी जहाँ ले जा रहा था विंग वहाँ वहाँ जा रहा था। यहाँ तक कि वांग जी ने उसे तांगुलों में दे दिया था। विंग को अभी उसे खाने का मन तो नहीं था, पर वांग जी ने उसे दिया है और उसका मनपसंद चीज है तो वो कैसे ना ले। वो उसे पकड़े हुए खाते खाते ही सब कुछ देख रहा है। वांग जी उसे अपना जिंगशी घुमाता है। जिंगशी के आसपास जितने गार्डन है, जितने ज्यादा पेड़ पौधे हैं, उन सभी को दिखाता है। विंग को ये अच्छा लग रहा था। पूरा दिन वांग जी विंग को अपनी गोद में ही लेकर बैठा रहा, जिसे देखकर लैन कुरैन वांग जी के पास आते हुए बोलते, वांग जी अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? ये सुनकर वांग जी अपने अंकल को ग्रीट करते हुए कहते हैं, अब ठीक है अंकल। तभी लैन कुरैन विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, और ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है और कहता है, विंग थोड़ा सा कमजोर लग रहा है पर वो भी ठीक है। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग भी अपने जांगफू मतलब कि वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी के गोद में अभी भी उसने अपने सर को रखा हुआ था और वो उससे एक पल के लिए भी हट नहीं रहा था। लैन कुरैन वांग जी से कहते हैं, जब तुम्हें ठीक लगे तो तुम अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर देना। तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं वांग जी ट्रेनिंग ना किए हुए। ये सुनकर वांग जी अपना सर नोट करता है और कहता है, जी अंकल, मैं जल्द से जल्द ठीक होने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर लैन कुरैन अपना सर हिलाते और फिर वो मेन कबीले की तरफ चले गए थे, क्योंकि वांग जी और उसकी पूरी फैमिली कबीले से थोड़ा सा दूर में रहती है। वहीं लैन किरैन, चिंगेंजुन और मैडम लैन कबीले के पास में ही रहते हैं, पर वांग जी और सिचैन का घर थोड़ा सा दूर में है, इसीलिए अभी वांग जी और विंग कबीले से दूर हैं। कबीले से दूर होने के कारण विंग को कोई जानता नहीं है। हाँ, उन्हें पता है कि कुछ दिनों पहले ही एक छोटा सा बेबी उनके लैंड क्लब कबीले में आया है, पर वो कौन है, किस लिए आया है, इन लोगों को नहीं पता। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि यहाँ छोटा सा बच्चा भी आया है, क्योंकि विंग को वांग जी कहीं निकलने देता ही नहीं। विंग की तबीयत खराब है तो उसे कोई निकालता भी नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। वांग जी विंग की बहुत ज्यादा ही देख रेख करता था। वो खुद अपने हाथों से विंग को दवा पिलाता था, उसे बाहर टहलने ले जाता था। धीरे धीरे करके विंग की तबीयत ठीक होने लगी थी। वहीं वांग जी भी अब पूरी तरह ठीक हो गया था, क्योंकि जब से उसने विंग का ब्लड पिया है तब से उसकी बॉडी में एक अलग सी एनर्जी आ गई है, जिस कारण उसके अंदर का इनर कंट्रोल में है। पर उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए वांग जी को फुल नाइट के दिन ही विंग का ब्लड चाहिए होगा। उसके बाद वांग जी का जो ये इनर का पावर है वो खत्म हो जाएगा और वांग जी नॉर्मल कल्टीवेटर बन जाएगा। पर ये चीज सिर्फ साल में एक बार ही आता है और अभी वो आया नहीं है, इसीलिए वांग जी को हर एक महीने वो पीना ही पड़ेगा। अब विंग को लैंड क्लैन में रहते हुए एक महीना हो चुका है। अब विंग धीरे धीरे उछल कूद करने लगा है। वो तो इधर उधर भाग भी जाता है, जिसके कारण वांग जी को उसके पीछे जाना पड़ता है। वांग जी और विंग बहुत ज्यादा अच्छे से दोस्त बन चुके हैं। हाँ, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। वांग जी दिन भर विंग के साथ ही रहता है, जिसे देखकर लैन कुरैन को टेंशन होता था
क्योंकि वांग जी को ठीक हुए 1 सप्ताह हो चुका है और वांग जी अपनी ट्रेनिंग पे काम ही नहीं कर रहा है। इसीलिए आज लैन कुरैन वांग जी के पास जाकर बोल देते हैं कि वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या ट्रेनिंग नहीं करना? तुम अगर इस बच्चे के साथ ऐसे ही खेलते रहोगे तो तुम्हारी ट्रेनिंग का क्या? और तुम्हारा गोल, तुम बड़े होकर एक अच्छे कल्टीवेटर बनना चाहते थे ना, तो क्या हुआ उसका? तुम इस बच्चे के साथ रह रहकर पूरे इसी के जैसे हो रहे हो। तुम किसी भी रूल का पालन नहीं कर रहे हो। ये सुनकर वांग जी ने अपना सर नीचे कर लिया था। वहीं विंग भी लैन कुरैन को देखकर डर जाता है, इसीलिए वो वांग जी के पीछे खड़ा हो गया था। लैन कुरैन की गुस्से भरी आवाज और उसकी गुस्से भरी आंखों को देखकर विंग डरते हुए अपने जांघू मतलब कि वांग जी से कह देता है, जांघू अंकल बहुत ज़्यादा खड़ूस क्यों है? ये आपको क्यों डांट रहे हैं? हम दोनों तो चुपचाप खेल रहे थे ना। ये सुनकर वांग जी उसे चुप करवाते हुए बोलता है, चुप, ऐसे नहीं बोलते। लैन कुरैन वांग जी को देखते हुए बोलते हैं, वांग जी अब इस बच्चे को छोड़ो और अपने काम में लगो। पहले मैं कुछ नहीं बोलता था क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब थी, पर अब तुम बहुत ज़्यादा फिट हो चुके हो। तुम्हें करना ही पड़ेगा तुम्हारा ट्रेनिंग। तुम्हें पता भी है 1-2 महीने के बाद तुम्हारा एग्ज़ाम है। ये सुनकर वांग जी शॉक था। वो अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है, जी अंकल, मैं उस बारे में भूल ही गया था। ये सुनकर लैन कुरैन कहते हैं, हाँ, भूलोगे क्यों नहीं? तुम तो मस्ती करने में, खेल-कूद करने में लगे हुए हो, तो तुम भूल ही जाओगे ना ये सब काम के बारे में। ये सुनकर वांग जी ने अपना सर नीचे कर लिया था और वो कहता है, आई एम सॉरी अंकल, मैं आज से ही काम में और ट्रेनिंग में लग जाता हूँ। ये सुनकर लैन कुरैन उसे बोलता है, ठीक है, और ये बोल वो बाहर की तरफ चला गया था। वांग जी विंग को देखता है। विंग उसके गोद में आके बैठते हुए बोलता है, जांग फू, क्या हुआ? अंकल ने आपको डांटा क्या? आप उदास क्यों हो गए? और आप कहाँ जाने की बातें कर रहे हो? ये सुनकर वांग जी कहता है, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद मेरा एग्जाम आने वाला है जिसमें मुझे अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा, इसीलिए मुझे अंकल बुलाने आए थे। ये सुनकर विंग कहता है, ओह अच्छा, आपका एग्जाम है, आपको पढ़ना पड़ेगा ना? ये सुनकर वांग जी अपना सर नोट करता है और कहता है, विंग कहता है, तो आपको तो पढ़ाई करना चाहिए। ओके, मैं आपके साथ नहीं खेलूंगा। ये सुनकर वांग जी उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, ठीक है। ये सुनकर विंग कहता है, जांग फू, आप कब से पढ़ाई करोगे? ये सुनकर वांग जी कहता है, आज से ही। ये सुन विंग उसे कहता है, ओह ठीक है, तो मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। मम्मा कहती है जब कोई पढ़ाई करता है तो उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। ये सुन वांग जी स्माइल करता है और फिर उसका हाथ पकड़ के बेड से नीचे उतर गया। उसके बाद वो दोनों बाहर जाते हैं। बाहर जाते ही वांग जी विंग को अपनी माँ के पास छोड़कर अपने मेन क्लैन की तरफ चला गया क्योंकि उसे अब पढ़ाई करना है, स्वॉर्डमैनशिप सीखना है। इसीलिए वांग जी सीधा अपने अंकल के पास जाकर खड़ा हो गया और फिर उसके अंकल उसे ट्रेन करने लगे। वहीं दूसरी तरफ विंग मैडम लैन के पीछे पीछे घूम रहा था। मैडम लैन कभी किचन में जाती तो कभी किसी डिसिपल से काम मतलब किसी डिसिपल के साथ काम करती, जिसके कारण विंग भी पीछे पीछे घूम रहा था, जिसे देखकर मैडम लैन उसे उठाते हुए बोलती, शैतान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वांग जी कहाँ है? ये सुनकर विंग कहता है, जांगफू तो पढ़ाई करने गए हैं, अंकल आए थे उन्हें बुलाने के लिए। ये सुन मैडम लैन उसे स्माइल करके देखते हुए बोलते हैं, अच्छा, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुन विंग कहता है, जांगफू ने मुझे आपके पास छोड़ा क्योंकि मैं उनके साथ नहीं जा सकता था ना। ये सुन मैडम लैन कहती है, ठीक है, पर मैं भी काम कर रही हूँ, तो तुम चुपचाप वहाँ बैठो। ये बोलकर वो उसे एक जगह पे बैठा देती है। पर विंग विंग कभी एक जगह पे बैठ सकता क्या? 5 मिनट बाद ही वो फिर से उठ गया और फिर से वो मैडम लैन के पीछे जाकर खड़ा हो गया था। मैडम लैन काम कर रही थी। वहीं विंग विंग जब देखता है कि मैडम लैन तो उस पर ध्यान ही नहीं दे रही है, वो उसके कपड़ों को खींचने लग गया था। ये देखकर मैडम लैन नीचे की तरफ देखती है। वो देखती है कि विंग उसके पास आकर उसके कपड़ों को खींच रहा है। मैडम लैन फिर से उसे अपनी गोद में उठा लेती और कहती, विंग, क्या हुआ बेबी? ये सुनकर विंग कहता है, मुझे मुझे कुछ खाना है। ये सुन मैडम लैन कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। ये बोलकर वो उसे फिर से नीचे में बैठा देती है और फिर एक बाउल सूप लाकर विंग को दे देती है।
विंग जैसे उसको एक बाइट लेता है, मतलब कि एक स्पून अपने मुंह में डालता है, उसका मुंह बन गया था। वो कहता है, माँ ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे दूसरा दो ना। ये बोलकर वो मुंह बना लेता है। मैडम लैन को वो अब से माँ बोलने लग गया था। हाँ, उसे माँ की याद आती थी, पर उसकी माँ ने उसे कहा था ना कि अब फैमिली उसकी फैमिली है, लैंसन की माँ उसकी माँ भी है। इसीलिए विंग अब मैडम लैन को अपनी माँ बुलाता है। मैडम लैन उसको कहती है, अच्छा ठीक है। ये बोलकर वो एक फल को विंग को दे देती है। विंग उस फल को अपने छोटे छोटे दांतों से खाने लग गया था। विंग खरगोशों की तरह खा रहा था, जिसे देखकर मैडम लैन स्माइल कर रही थी। फिर कुछ ही टाइम बाद मैडम लैन विंग को अपनी गोद में उठा लेती, क्योंकि विंग रोने लग गया था। विंग को अब वांग जी की याद आ रही थी। इतने दिन हो गए हैं विंग को यहाँ आए हुए, और वो कभी भी वांग जी से एक पल के लिए भी दूर नहीं होता था। और आज आज वो इतने टाइम तक दूर रह गया। अब उसे वांग जी के पास जाना है, इसीलिए वो रोते हुए बोलता है, जांगफू, जांगफू, मुझे जांगफू जाना है। ये बोलते हुए वो मैडम लैन को देख रहा था। मैडम लैन उसे उठाते हुए बोलती, वी तुम्हारे जांगफू काम कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो तुम वहाँ कैसे जा सकते हो। पर विंग रोते हुए बोलते, नहीं, मुझे मुझे जांगफू जाना है, मुझे याद आ रही है उनकी, मुझे जाना है उनके पास। ये बोलते हुए वो रो रहा था, जिसे देखकर मैडम लैन कहती है, ओके शैतान, ओके ठीक है। ये बोलकर वो अपने गोद में अच्छे से विंग को कैरी कर लेती है, और फिर वो बाहर जाने लगी। विंग बहुत ज्यादा खुश हो गया था। जो अभी तक विंग रो रहा था वो शांत हो गया था, जिसे देखकर मैडम लैन उसके नोज को पिंच करते हुए बोलती है, तुम ना सच में शैतान हो, तुम्हें पता है कि हम लोगों को कैसे मनाना है। ये सुनकर विंग अपनी बनी सी स्माइल दिखाता है, और वो स्माइल करने लगा। विंग पहली बार मेन क्लैन की तरफ जा रहा है। विंग जब मेन क्लैन में जाता है तो वो देखता है कि यहाँ तो उसके जांगफू जैसा वाइट कपड़ों में पहने हुए बहुत सारे लोग हैं, और उनके भी फॉरहेड में रिबन है। ये देखकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो मैडम लैन को देखते हुए बोलता है, माँ यहाँ तो कितनी सारे लोग हैं जिन्होंने जांगफू जैसे कपड़े पहने हुए हैं। ये बोलकर वो उन लोगों के ऊपर पॉइंट करता है। मैडम लैन भी अपना सर हिलाते हुए बोलती, हाँ, क्योंकि यहाँ ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं, वाइट। ये सुनकर विंग कहता है, तो मैंने क्यों नहीं पहना। ये बोलकर वो अपना कपड़ा देखता है, क्योंकि विंग छोटा सा बच्चा है, तो उसकी मॉम डैड ने, मतलब कि माता पिता ने, जो उसके लिए रेड और ब्लैक कलर के कपड़े लाए थे, उसी को ही यहाँ पर पहनाया जाता था। विंग कहता है, माँ मुझे भी चाहिए वाइट कलर का, मुझे भी चाहिए जांगफू के जैसा वाइट कलर, और उनके फोरहेड पे जो रिबन है वो। ये सुनकर मैडम लैन कहती है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे बाबा से बोल के जरूर मंगाऊंगी। ये सुनकर विंग कहता है, ओके। ये बोल वो अपनी बनी से स्माइल दिखाता है, और फिर मैडम लैन उसे लेकर वांग जी के पास जाने लग गई थी। वांग जी अभी अपने क्लास में बैठा हुआ था, इसीलिए मैडम लैन विंग को बाहर, क्लास के बाहर से ही उसके जांगफू को, मतलब कि वांग जी को दिखाते हुए बोलती है, देखो तुम्हारे जांगफू पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये सुनकर विंग भी अपना सर नोट करता है, और वो देख रहा था कि वांग जी कैसे पढ़ाई कर रहा है और कैसे सब चीज़ों का जवाब दे रहा है। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मतलब कि मैडम लैन से कहता है, माँ जांगफू कितने ज़्यादा अच्छे हैं, देखो वो कैसे फटाफट सबका जवाब दे रहे हैं। ये सुनकर मैडम लैन भी स्माइल करते हुए बोलते, हाँ तो चलो अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि तुम्हारे जांगफू तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ना। ये सुनकर विंग भी अपना सर जल्दी जल्दी नोट करते हुए बोलते, हाँ हाँ, जांगफू पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, चलो। ये बोलते हुए वो पीछे की तरफ देखता है, और फिर मैडम मैन उसे फिर से बैग अपने घर की तरफ ले जाने लगी। पर तभी विंग की नज़र अपने बाबा, मतलब कि चिंगेन जुन पे पड़ती है। हाँ, विंग ने अब सबको अपनी माँ और बाबा बोलने स्टार्ट कर दिया था। विंग चिल्लाकर अपने बाबा को, मतलब कि चिंगेन जुन को कहता है, बाबा। विंग के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सारे लोगों का ध्यान विंग पे ही चला गया था। अभी चिंगेन जुन कुछ एल्डर से बातें कर रहा था, और जब उन्होंने विंग की आवाज़ सुनी, वो पीछे मुड़ के देखते हैं। चिंगेन जुन को भी विंग बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि इस एक महीने में सब कुछ बदल चुका है। विंग इतना ज़्यादा क्यूट है कि लैन फैमिली, जितनी भी लैन फैमिली है, वो विंग को पसंद करती है, बस लैन की रैन को छोड़ के,
क्योंकि विंग शरारती है, जिसके कारण वांग जी भी बदल चुका है। वांग जी अब अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता और विंग पे ज़्यादा ध्यान देता है। तो लैन कुरैन को ये पसंद नहीं है। लैन कुरैन को डिसिप्लिन में रहने वाले लोग पसंद है, पर विंग विंग ऐसा नहीं है। वो तो चंचल है और कुछ भी बोल जाता है, खाते टाइम भी वो बात करता है, जिसके कारण वांग जी भी कई बार बोल चुका है और ये बात लैन कुरैन को पसंद नहीं है। वांग जी पहले कितने अच्छे से डिसिप्लिन में रहता था, खाते टाइम कभी बात नहीं करता था, पर विंग के आने के बाद उसने भी टेबल पे बात करना स्टार्ट कर दिया है। विंग अपने बाबा मतलब कि चिंगेन जुन को चिल्लाकर बुला रहे थे, इसीलिए चिंगेन जुन के फेस में भी स्माइल आ गया था और वो विंग के पास जाने लगे। और वहीं जो एल्डर विंग को नहीं जानते थे, वो एक दूसरे से फुसफुसाने लग गए कि ये बच्चा कौन है, इसे तो हमने नहीं देखा, और ये सेक्ट लीडर को बाबा क्यों बोल रहे हैं। सभी का दिमाग में यही चल रहा था। वो एल्डर्स मीडियम एज के थे, जैसे कि लैन कुरैन और चिंगेन जुन है। उन्हीं के एज के होने के कारण उन्हें नहीं पता, क्योंकि जब विंग और वांगजी की शादी हुई थी तो कुछ ही एल्डर को जो बड़े बड़े थे उन्हें ही बस बुलाया गया था, जिसके कारण उन्हें नहीं पता था, मतलब कि छोटे एल्डर्स को नहीं पता था कि विंग वांगजी की पत्नी है। इसीलिए वो बस पूछ रहे थे कि आखिर ये बच्चा कौन है। चिंगन जुन विंग के पास जाते हैं और उसे अपने गोद में लेकर उसे कहते हैं, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुनकर विंग कहता है, मैं जांगफू के पास आया था। जांगफू पढ़ाई कर रहे हैं ना, पर आपको तो पता है ना आइन जांगफू के बिना नहीं रह पाता, इसीलिए मैं उन्हें देखने आ गया था। अब मैं जा रहा हूँ। आपको पता है जांगफू बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो कितने ज़्यादा फटाफट सबको बोल रहे हैं। मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी ऐसा करूंगा, मैं सबका जवाब दूंगा। ये सुनकर चिंगेन जुन उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, हाँ आइन भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। ये सुनकर विंग स्माइल करता है और कहता है, हाँ। ये बोलकर वो बनी सा स्माइल देता है। चिंगेन जुन विंग के बालों को सहलाते हुए बोलते हैं, विंग तुम अपनी मम्मा के साथ घर जाओ, मैं काम करके आता हूँ, ओके। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और कहता है, ठीक है। ये बोलकर वो मैडम लैन के पास चला गया और फिर मैडम लैन चिंगेन जुन को ग्रेट करके अपने घर की तरफ चले गई थी। फिर पूरे टाइम विंग बस चुपचाप गेट पे पास ही बैठा रह गया था, क्योंकि उसे वांग जी की याद आ रही थी और वांग जी नहीं था, इसीलिए विंग को शरारतें करने का मन नहीं कर रहा था। वो बस चुपचाप गेट की तरफ और रास्ते की तरफ ही देख रहा था, जिसे देखकर मैडम लैन उसके पास आती है और कहती है, विंग क्या हुआ। ये देखकर विंग कहते हैं, कुछ नहीं, पर मुझे जांगफू के पास जाना है। ये सुनकर मैडम लैन कहती है, वो आ जाएगा, देखो वो आ गया। ये बोलकर वो रास्ते पे पॉइंट करती है। विंग जैसे ही वांग जी को घर की तरफ आते हुए देखता है, वो अपने छोटे छोटे पैरों से भागते हुए जा रहा था और कह रहा था, जांगफू। ये बोलकर वो भागते हुए चिल्ला रहा था, जिसे देखकर वांग जी के होठों में भी स्माइल आ गई और वो भी विंग के पास जाकर उठते उठा लेता है और उसे एक बार गोल घुमा देता है, जिसके विंग की किलकारी पूरे चारों तरफ जंगलों में फैल गई थी। वांग जी उसे कहता है, तो आइन ने मेरे बिना क्या क्या किया। ये सुनकर विंग सबको बताने लगा, मतलब कि वांग जी को सब कुछ बताने लगा कि उसने क्या क्या किया। उसने खाना खाया, फिर देखने गया था वांग जी को, और वांग जी पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने और मम्मा ने वापस आने का सोचा और फिर हम लोग वापस आ गए, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं आपका पूरा टाइम इंतज़ार करता रह गया। ये वो छोटी छोटी बातों को अपनी उंगलियों से काउंट करते हुए बता रहा था, जिसे देखकर वांग जी के फेस में स्माइल आ गई थी। वहीं सिचैन वांग जी के पीछे ही खड़े थे और वो विंग के बालों को सहलाते हुए बोलते, और विंग ने मुझे याद नहीं किया। ये सुनकर विंग अपनी बनी सी स्माइल दिखाते हुए कहते, नहीं गग्गा, मैंने आपको बहुत ज़्यादा याद किया। ये बोलकर वो अपने हाथ को फैला देता है और कहता है, पर ना आइंग अपने जांगफू को ज़्यादा मिस किया। ये बोलकर वो वांग जी को गले लगा लेता है, जिससे वांग जी और सिचैन के होठों में स्माइल आ गई थी। वहीं मैडम लैन उन दोनों से कहती है, जाओ तुम दोनों हाथ मुंह धो लो और मैं तुम लोगों के लिए कुछ लाती हूँ। ये बोलकर वो विंग को वांग जी के हाथों से ले लेती है। विंग भी मैडम लैन के साथ ही उसके गोद में चढ़ गया। वहीं वांग जी और सिचैन अपने हाथ मुंह को धोने के लिए अपने अपने घर की तरफ चले गए थे। वहीं विंग मैडम लैन के साथ साथ वांग जी और सिचैन के लिए कुछ खाना वाना लेने के लिए चला गया था।
जैसे जैसे मैडम लैन कर रही थी वैसे वैसे विंग भी खड़ा था। विंग भी अपने छोटे छोटे हाथों से जैसे जैसे मैडम लैन सूप निकाल रही थी, विंग भी अपने छोटे छोटे हाथों से वैसी सूप निकाल रहा था, जिसे देखकर मैडम लैन खुश हो रही थी। और फिर दोनों वांग जी और सिचैन के पास जाते हैं। वांग जी देखता है कि कैसे विंग अपने छोटे छोटे हाथों से एक बाउल का सूप पकड़कर, मतलब कि सूप का बाउल पकड़कर उन लोगों की तरफ आ रहा है। सिचैन विंग से बोलते हैं, विंग क्या ये मेरे लिए है? पर विंग उस सूप को अपने पीछे छुपाते हुए बोलता है, नहीं, ये मैंने जांगफू के लिए लाया है। ये बोलकर वो वांग जी की तरफ देखते हैं। सिचैन मुंह बना लेते हैं और कहते हैं, विंग तुम मेरे साथ ऐसा करोगे? तुम अपने गगा से प्यार नहीं करते? विंग अपने गगा की तरफ, मतलब कि सिचैन की तरफ देखते हुए बोलता है, नहीं गगा, मैं प्यार करता हूँ, पर ना मम्मा आपके लिए ला रही थी और जांगफू के लिए भी, तो मैंने मम्मा से एक बाउल ले लिया, क्योंकि अगर मम्मा दो दो बाउल लाएगी तो वो गिर जाएगा, इसीलिए आइन ने भी एक बाउल ले लिया। ये सुनकर वहाँ सबके फेस में स्माइल आ गया था। विंग कितना ज़्यादा क्यूट है। ये सोचकर वांग जी उसे अपने पास बुलाता है और फिर उसे अपने गोद में बैठाकर उसे अपने हाथों से खिलाने लग गया था। पूरा बाउल तो विंग ने ही सफाचट कर दिया था, जिसे देखकर वांग जी स्माइल करता है। जैसे ही लास्ट स्पून विंग ने पिया, वो कहता है, बस मेरा पेट फुल हो गया। ये बोलकर वो उस बाउल को देखता है और फिर वांग जी को, और वो कहता है, जांगफू ये तो पूरा खत्म हो गया, रुको मैं अभी आपके लिए लाता हूँ। ये बोलकर वो उसकी गोद से उतरता है और फिर बाउल लेकर बाहर जाने लगा किचन की तरफ। पर वांग जी उसे रोकते हुए बोलता है, नहीं रहने दो, मैं ला लूंगा। ये बोलकर वो उठने ही वाला था कि मैडम लैन उसे एक बाउल देते हुए कहती, तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो उन दोनों को एक सूप का बाउल दे देती है। फिर ऐसे ही फिर से दिन बीतते गया। अब विंग को वाइट कलर का कपड़ा भी मिल चुका था, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो इसे वांग जी को दिखाना चाहता था। पर इस टाइम तो वांग जी अपने क्लासेस में बिजी है, इसीलिए विंग कहता है, मम्मा मुझे जांगफू को दिखाना है, चलो ना। पर मैडम लैन तो अपना घर का काम कर रही थी। वो कहती है, विंग अभी तुम्हारे जांगफू क्लास में होंगे, तो अभी हम जाके क्या करेंगे? चुपचाप बैठो यहाँ पर, हम 2 मिनट बाद चलेंगे। पर विंग विंग तो जीत पे अड़ गया और वो कहता है, नहीं मुझे अभी जाना है, मुझे अपने नए कपड़े को जांगफू को दिखाना है, चलो ना चलो ना। ये बोलते हुए वो मैडम लैंड के कपड़े को खींचने लग गया था। मैडम लैंड कहती है, ओके बाबा ओके ठीक है। ये बोलकर वो जो काम कर रही थी उसे छोड़कर विंग को अपने हाथ में उठा ली, मतलब कि अपनी गोद में उठा ली, और फिर वो विंग को लेकर बाहर जाती है। वो पहले तो वांग जी के क्लास में वांग जी को ढूंढते हैं, पर वहाँ वांग जी नहीं था, जिसे देखकर मैडम लैन कुछ समझ नहीं पाई कि वांग जी कहाँ है। इसीलिए वो कुछ दूर आगे चलती है और वो एक डिसिपल से पूछती है कि वांग जी कहाँ है। वो डिसिपल बता देता है कि महारानी वो तो स्वॉर्डमैनशिप के क्लास में है। ये सुनकर मैडम लैन अपना सर नोट करती है और फिर वो विंग को लेकर उस ग्राउंड की तरफ चले गई, जहाँ पर वांग जी और कुछ लोग तलवार की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सारे लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए थे कि विंग वांग जी को देख लेता है। वो चिल्लाकर बोलता है, जांग फू। ये सुनकर वांग जी का तलवार वहीं पर रुक गया था और वो पीछे मुड़ के देखता है। सारे लोग वहां पर शौक थे कि उस छोटे से बच्चे ने अभी क्या कहा, किसको जांग फू बुलाया। यही सोचकर वो सारे एक दूसरे का फेस देख रहे थे। वहीं वांग जी भी सबके फुसफुसाहट को सुनने लगा था कि कैसे वो सभी बोल रहे थे कि ये छोटे से बच्चे की शादी किसके साथ हुई है? क्या ये छोटे से बच्चे की शादी हो गई है? और यहाँ किसके साथ हुई है? यहाँ तो कोई भी बच्चा नहीं दिख रहा है, तो इस बच्चे की शादी क्या बड़े इंसान के साथ हुई है? और ऐसा किसने किया? सारे के दिमाग में यही चल रहा था, यहाँ तक कि बातें भी चल रही थी, जिसे सुनकर वांग जी को थोड़ा अजीब फील हो रहा था, क्योंकि सारे लोग बोल रहे थे इस छोटे से बच्चे की शादी किसके साथ हो गई है, और कोई कैसे एक छोटे से बच्चे के साथ शादी कर सकता है? छी! यही सब बातें कर रहे थे, जिसे सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था और वो विंग को देख रहा था। विंग को मैडम लैन ने छोड़ दिया था, जिसके कारण विंग नीचे भागते हुए वांग जी के पास जाता है और वो वांग जी के पास भागते हुए उसे चिल्ला चिल्ला के बोला था कि जांग फू, जिसे सुनकर सारे लोग वांग जी की तरफ देखने लग गए थे। वहीं वांग जी अजीब फील कर रहा था कि एक छोटा सा बच्चा उसे जांगफू बुला रहा है और सारे लोग उसे कैसी किस नज़रों से देख रहे हैं। किसी को भी अजीब लगेगा
कि एक छोटा सा 3 साल का बच्चा 15 साल के एक लड़के को जांगफू बुला रहा है। और वांग जी उन सभी को इग्नोर करते हुए विंग को अपने गोद में उठा लेता है, क्योंकि विंग उसके पैर के पास आकर अपने आप को वांग जी के गोद में डालने के लिए जंप किए जा रहा था और बोल रहा था कि जांगफू मुझे उठाओ ना, आप मुझे क्यों नहीं उठा रहे, उठाओ ना, ये बोलते हुए वो कूद रहा था। जिसे देखकर वांग जी उसे उठा तो लेता है, पर उसे सच में ऑकवर्ड फील हो रहा था, क्योंकि सब किस तरह से उसे देख रहे हैं। उसे नज़रों को फ़ील कर पा रहा है, वांग जी उन नज़रों को फ़ील कर पा रहा है। वहीं कुछ दूर लैन कुरैन वहाँ खड़े होकर ये सब देख रहे हैं कि लोग कैसे वांग जी को देख रहे हैं और किस तरह वो वांग जी के लिए बातें कर रहे हैं। उन्हें सच में गुस्सा आ रहा था अपने भाई और भाभी के ऊपर और वांग जी के ऊपर भी, कि वो विंग को ये समझा नहीं सकते कि ऐसे दूसरों के सामने वांग जी को जांगफू मत बोले। हाँ, उसने शादी की है, पर इस बात को तो सबको सीक्रेट रखना था ना। अगर विंग ऐसे ही सबके सामने वांग जी को जांगफू बोलता रहा तो सबको शक होगा ही कि इस 3 साल के बच्चे की शादी वांग जी के साथ क्यों हुई और ये बच्चा कौन है, सब यही पूछेंगे। तो हम लोग क्या जवाब देंगे, यही सब लैन कुरैन के दिमाग में चल रहा था। वहीं वांग जी ऑकवर्ड फील करते हुए वो उस ग्राउंड से बाहर निकल जाता है। वांग जी के कहता है, जांगफू मेरा कपड़ा कैसा लग रहा है, देखो मैंने आपके जैसा कपड़ा पहना है, माँ ने मुझे दिया है, जांगफू देखो ना। ये सुनकर वांग जी को थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि सारे लोग उसके तरफ ही देख रहे थे। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले विंग कभी भी ऐसे क्लैन में नहीं आया था और पहले क्लैन में आकर उसने वांग जी को जांगफू बोला ही नहीं था। क्लैन में ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं, ज़्यादा लोगों को क्या, किसी को भी नहीं पता है कि वांग जी की शादी हो चुकी है और विंग ऐसे चिल्ला चिल्ला कर उसे जांगफू बोल रहा है। सब उसके बारे में क्या सोचेंगे, वांग जी के दिमाग में अभी यही चल रहा है। पहले उसने उतना नहीं सोचा था, क्योंकि इस बारे में सिर्फ उसकी फैमिली और कुछ एल्डर्स को पता थी, पर आज पूरे क्लैन को पता चल गया कि वांग जी की शादी एक 3 साल के बच्चे से हुई है। तो उसे बहुत ज़्यादा ही एम्बेरसमेंट फील हो रही थी। वो विंग को लेकर सीधा क्लैन से अपने जिंगजी की तरफ चला जाता है। मैडम लैन, लैन कुरैन और चिंगहेन जुन, हाँ चिंगहेन जुन भी वहीं थे जब ये सब हुआ, इसीलिए वो भी उन सभी के पीछे पीछे चले जाते हैं। मैडम लैन भी ये सब सुनकर उन्हें भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उन्हें भी समझ आ रहा था कि वांग जी को कितना ज़्यादा ही अजीब फील हो रहा होगा, क्योंकि सभी वांग जी के लिए ये बोल रहे हैं कि वांग जी एक कैसा लड़का है जिसने 3 साल के बच्चे से शादी की है। सबको ही ऐसा लगेगा कि कोई उसे बोलेगा कि उसकी शादी 3 साल के बच्चे से हुई है और उसके बारे में ऐसी बातें हो, तो सबको बुरा लगेगा। वांग जी को भी अभी बुरा ही लग रहा है, इसीलिए मैडम लैन वांग जी के पीछे पीछे उसे समझाने के लिए जाती है। वहीं वांग जी अपने जिंगशी में आकर विंग को अपनी गोद से उतार देता है और वो चुपचाप जाकर बेड पे बैठ गया था। विंग जब वांग जी को ऐसे देखता है, वो वांग जी के पैरों के पास आ जाता है और कहता है, जांगफू आपको क्या हो गया, आप मुझे बता भी नहीं रहे मैं कैसा दिख रहा हूँ, देखो ना मुझे, अच्छे से देखो ना, मैंने आपके लिए पहना है, देखो आपके जैसे ही मैंने पहना है, वाइट वाइट, ये बोलकर वो दिखा रहा था। पर जितने बार विंग वांग जी को जांगफू बोला था, वांग जी को उन डिसिपल्स की बातें सुनाई दे रही थी। वो कैसे वांग जी को बोल रहे थे कि ये कैसा लड़का है जिसने 3 साल के बच्चे से शादी की है। ये सब बातें वांग जी के कानों में आ रही थी और बार बार विंग का वो लफ्ज़ जांगफू जांगफू वांग जी को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था। पहले वांग जी को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि विंग उसे जांगफू बोलता था, पर आज सबने उसे इस तरह से देखा, उनकी नज़रों में उसे घिन दिख रहा था। ये देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। इतना ज़्यादा अपने सर पे प्रेशर फील हो रहा था कि उसने विंग को ज़ोर से चिल्ला दिया और वो कहता है, विंग चुप रहो, मैं तुम्हारा जांगफू नहीं हूँ और निकल जाओ यहाँ से। ये बोलकर वो उसे देख रहा था। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वांग जी ने उसे चिल्ला दिया था। विंग रोते हुए बोलता है, जांगफू आप मुझे चिल्ला क्यों रहे हो। ये सुनकर वांग जी फिर से इरिटेट हो गया और कहता है, मैं तुम्हारा जांगफू नहीं हूँ, कहा ना मैंने, तुम निकल जाओ, आज के बाद से मुझे जांगफू बोला ना तो। ये बोलकर वो अपनी मुट्ठी कस लेता है, पर उसने अपनी आंखें भी बंद कर ली थी। वो विंग के ऊपर गुस्सा निकालना नहीं चाहता, पर सच में आज उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था, क्योंकि वो सारे डिसिपल वांग जी को जिस नज़रों से देख रहे थे
किसी को भी बुरा लगेगा। वांग जी अभी थोड़ा देर अकेला रहना चाहता था, इसीलिए वो विंग से कहता है, विंग बाहर जाओ। मैंने कहा बाहर जाओ, पर विंग तो जा ही नहीं रहा था। वो बार बार वांग जी के पास आ रहा था, जिसे देखकर वांग जी उसे कहता है, विंग मैंने कहा बाहर जाओ। ये सुनकर विंग डर गया। रोते हुए वो जब पीछे मुड़ता है तो वहां उसकी माँ, उसके बाबा और साथ में लैन कुरैन थे, जिसे देखकर विंग भागकर मैडम लैन की गोद में चढ़ गया और वो रोते हुए बोलता है, मम्मा मम्मा जांगफू जांगफू ने मुझे डांटा, उन्होंने मुझे डांटा। ये बोलते हुए वो रो रहा था। चिंगेन जुन वांग जी कहते हैं, वांग जी तुम विंग के ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो? ये सुनकर वांग जी अपने डैड की तरफ देखते हैं। वो कहता है, फादर अगर आप मेरी जगह रहते और आपको ये सब सुनना पड़ता तो आपका रिएक्शन क्या होता? मैं तो बस अकेला रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने विंग को जाने को बोला और विंग जा नहीं रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। ये सुनकर मैडम लैन कहती है, वांग जी तो अपने गुस्से को तुम छोटे से बच्चे के ऊपर निकाल दोगे? ये सुनकर वांग जी अपनी मदर को देखता है। वही तो प्रॉब्लम है माँ, एक छोटा सा बच्चा, इसी के साथ मेरी शादी हुई है और आज देखो मेरे सारे दोस्त मुझे किस नज़रों से देख रहे हैं। अब मैं कैसे उन सभी के सामने भी जाऊंगा? मैं कैसे उन्हें फेस करूंगा? ये सोचते हुए वांग जी ने अपने दोनों हाथों से अपना फेस छुपा लिया था। वहीं विंग वांग जी के जब रोने को सुनता है, विंग पीछे मुड़ के देखता है। वो जब देखता है कि वांग जी कैसे अपने दोनों हाथों से अपना फेस छुपाकर रो रहा है, विंग मैडम लैन की गोद से उतरता है और वो धीरे धीरे वांग जी के पास जाकर वांग जी के गोद में चढ़ गया और वो अपने सर को वांग जी के चेस्ट में रख लेता है और कहता है, जांगफू रोइए मत ना, आशियन आपको कुछ नहीं बोलेगा। आशियन को आपने डांटा, आशियन कुछ भी नहीं बोलेगा, पर प्लीज आप रोइए मत, आशियन को भी रोना आ जाएगा। ये बोलते हुए उसने वांग जी के दोनों हाथों को उसके फेस से हटाया और वो अपने छोटे छोटे हाथों से वांग जी के आंसू को पोंछने लग गया था। वांग जी ये देखकर विंग को अपने गले से लगा लेता है और उसके आंखों से आंसू निकलने लग गए थे। वांग जी को रोते हुए देखकर विंग उसके बालों को सहला रहा था, उसके बैग को सहला रहा था। तभी लैन कुरैन चिंगेन जुन और मैडम लैन से कहते हैं, मैं आप दोनों से ही बात करना चाहता था। आप लोगों ने विंग और वांग जी की शादी करवा तो दी, पर पता भी है लोग वांग जी को किस नजरों से देखेंगे। पहले मैंने भी इस बारे में नहीं सोचा था, पर अब मुझे भी लगता है कि हमने ये शादी करवा कर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सुनकर चिंगेन जुन और मैडम लैन एक दूसरे का फेस देखते हैं। वो कहते हैं, किरण ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर हम ये सब नहीं करवाते तो वांग जी की जान खतरे में पड़ जाती। ये सुनकर लैन किरण कहते हैं, तो अब लोगों की नजरों में वांग जी को हर पल सवाल देखना पड़ेगा, उसका क्या? वांग जी अब जिंदगी भर ये जवाब देता रहेगा क्या कि उसकी शादी क्यों एक 3 साल के बच्चे से हुई? हमें कुछ अच्छा सा उपाय सोचना पड़ेगा। और वैसे भी हम विंग के बारे में किसी को बता भी नहीं सकते, विंग की लाइफ भी खतरे में पड़ जाएगी। ये सुनकर तीनों एक दूसरे का फेस देखने लगे और फिर वो सभी कुछ सोचने लगे। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। ओके, फिर बाय बाय।